हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है। इसको वन शॉट कंप्लीट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। वन शॉट इसको कंप्लीट करेंगे, समरी की फॉर्म में करेंगे और काफी सारी चीजें इसके अंदर हम सीखेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक के अंदर दिया हुआ है उतना ही हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। अगर आपको नोट से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 8178359562 है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे नोट्स के प्राइसेस थोड़े से चेंज हो गए हैं और इसका जो प्राइस है वो बढ़ने से पहले 5 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था। जिन बच्चों ने लेने थे वो ले चुके हैं और जिन्होंने अभी तक बाय नहीं करे तो अभी भी बाय कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है। लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस और काफी सारी चीजें रहती हैं, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस बढ़ाए और कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया। बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है क्योंकि हम लोग आगे बनवाते हैं तो आगे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो इस तरीके से प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाए। बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 गेटिंग स्टार्टेड विद आर। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को यहाँ से समझा दूंगी। ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट या जो भी पढ़ाना है यहाँ से समझा दूंगी। उसके बाद 2-3 टेबल्स जो बने हुए हैं आपकी बुक के अंदर उसको मैं पीडीएफ की मदद से समझा दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है जो चैप्टर है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। बेसिकली आर है क्या, तो पहले आर के बारे में जान लेते हैं कि आर एक्चुअल में है क्या। वैसे तो आपको देखोगे बुक के अंदर भी काफी डीप में दिया हुआ है, बाकी अभी मैं गो थ्रू करा दूंगी बुक से भी आप लोगों को, बट शॉर्ट में मैंने जो मेन था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली अगर हम आर की बात करें तो आर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या फिर आप एक इन्वायरमेंट इसको कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। किस लिए, तो देखो आप लोग कॉमर्स से हैं और आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है बेसिकली, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, स्टैटिस्टिक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो काफी सारी जो कैलकुलेशंस होती है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से ऐसा रिलेट करके समझाना चाहती हूँ ताकि आपको एक्चुअल में आर का मतलब समझ आ जाए। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्लास 6-7 में थे तब से हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिक्स में भी सिक्स में नहीं तो 7th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ 6, 7, 8, 9, 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन थी, छोटी छोटी कैलकुलेशन थी जो हम आज से कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत ही ह्यूज या फिर काफी लार्ज होता है और कैलकुलेशन जल्दी करनी होती है तो हम कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ टूल्स की मदद लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफी आसान हो जाए। तो आर के अंदर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो कि हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाता है, साथ ही साथ हमारे डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करता है, डेरिवेटिव्स निकालना है, मीन मीडियन मोड, परसेंटाइल वगैरह जितनी भी मैथमेटिक जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको इजीली निकालता है, डेटा की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कराता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करवाता है, काफी सारी चीजें आर जो है वो करता है। बेसिकली अब हम ये समझ लेते हैं कि यार इतना सारा जब काम कर लेता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि इसको डेवलप कब किया गया एंड कौन से ईयर में किया गया और ये कितना फ्लेक्सिबल है, ये हम जान लेते हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम भी क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद आर, और हम आर के बारे में पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली R was developed early 1990s by statisticians रोज इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। बेसिकली R जो है वो डेवलप किया गया था 1990 से पहले, 1990 से पहले। और किसके द्वारा जो ये डेवलप हुआ था, तो ये दो स्टैटिस्टियंस थे। बेसिकली स्टैटिस्टियंस आप लोगों को पता होगा स्टैटिस्टियन क्या होता है, जो भी जिस भी फील्ड के अंदर डीप स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसको उसके नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि आप लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैथमेटिशियंस ऐसे बोला जाता है, इस मैथमेटिशियन ने जो है ये वाला फॉर्मूला दिया। तो इस तरीके से ये जो आपका आर्ट जो डेवलप हुआ गया था वो दो पर्सन थे, जो कि रोज याका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, जो कि हमारे स्टैटिस्टियंस थे बेसिकली। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आता है जो हमारा आर है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, लचीला है। लचीला क्यों है, क्योंकि हम इसको जैसे ही जिस भी चीज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं उसी हिसाब से जो है मूव कर जाता है, उसी हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे हमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है वो भी कर देगा। ठीक है, अगर हमें डेटा को विजुअलाइज करना है, ग्राफ वगैरह हैं, बार ग्राफ्स हैं, उसका कुछ डेटा देखना है तो उसमें ये हमारी मदद करता है।
डेटा को कलेक्ट कराना, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें ये करता है। तो जिस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो आर बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल टर्म है, ठीक है, ये समझ आया। आर मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन एंड विजुअल्स डिस्प्ले फॉर लार्ज डेटा सेट हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि जैसे हम बहुत सारी अदर अदर लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बीसीए करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या एमसीए करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेजेस वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको काफी इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा जो स्टार्ट्स है उसको इजी बनाना और काफी सारी चीजों को बहुत ज्यादा कम टाइम में करना, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उसको इजी तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाए। और अगर आप इसको आगे डिटेल में भी सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो उससे तो और आपको हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन अभी तो आपका ये थ्योरी बेस ही है, प्रॉपर जो थोड़ा थोड़ा ही आपकी बुक में दिया गया है, जितना आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग था मैंने उतना ही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं करा रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में कराऊंगी तो फिर इतना टाइम नहीं है, अभी वन शॉट के हिसाब से करा रही हूँ, बट अगर आप चाहोगे तो मैं इसको डिटेल में भी करा दूंगी। तो बेसिकली डिस्प्ले फॉर लार्ज डेटा सेट है, जो कि काफी सारा मैंने अभी बताया कि जो लार्ज डेटा सेट होता है उसको ईजी बनाने के लिए, कम टाइम में करने के लिए इन टूल्स या इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी सही रहता है। उसके बाद की अगर हम बात करें नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं तो वो आता है कि यूजेस क्या हैं आर के बेसिकली। तो देखो यूजेस अब हम देख लेते हैं कि आर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल में आता है। तो आर इज यूज फॉर वाइड एरिया, बहुत ही वाइड एरिया जब होता है, लार्ज एरिया जब होता है तो हम आर का जो है यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए आपका जो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज आप लोग जा रहे हैं बेसिकली, जो कुछ काफी सारे बच्चे हैं जो कि अभी आप देखते होंगे कि रेगुलर के हैं, कुछ डिस्टेंस के हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं कि आपकी जो कॉमर्स से आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपकी क्लास में अगर 50 से 60 बच्चे भी हैं तो बेसिकली इनका डेटा निकालना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर डेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, वाइड एरिया का है, तो हमें आर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारी चीजें आसान हो जाएं। आर इज यूज फॉर टास्क लाइक कौन कौन सी चीजें कर पा रहा है आर, प्रिडिक्शन भी कर पा रहा है, यानी फाइनेंशियल के जो रिस्क होते हैं वो भी प्रिडिक्ट कर लेता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, ये सारी चीजें भी आर की मदद से हम निकाल पाते हैं। आर इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि आर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे कॉमर्स ही पर्टिकुलर क्यों आया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने अभी बीकॉम जब स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े थे। हो सकता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेकिन उसमें आपने बेसिक पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, एमएस वर्ड पढ़ा होगा, पावर पॉइंट पढ़ा होगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा होगा। रीजन क्या है, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप स्टार्ट्स काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। स्टार्ट्स में आपके बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये सारी पिछले चैप्टर्स में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया आपको, इसीलिए डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि आप आगे के चैप्टर को अच्छे से पकड़ पाओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आर एक इंपॉर्टेंट टूल है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप इसके अंदर अपनी जो कैलकुलेशन है, इतने टाइम से आप देख रहे हैं, जो कि आप नॉर्मल हाथ से कैलकुलेशन करते थे, मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ, पाई चार्ट, काफी सारी कैलकुलेशन कर पा रहे थे। लेकिन अगर आपके पास सामने डेटा, ह्यूज डेटा आ जाता है, काफी प्रिडिक्शन वाली चीजें आ जाती है, डेटा को विजुअलाइज करना है, डेटा को इकट्ठा करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो इन सब के लिए बहुत जल्दी से जो समाधान निकालता है वो आर ही निकाल पाता है। तो आर जो है इंपॉर्टेंट टूल हुआ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कुछ जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस के लिए तो आप आर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये आपके फोन वोन में नहीं चलता, विंडोज वगैरह हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकोस वगैरह हो गई, इन सारी चीजों में इस्तेमाल में आता है। तो बेसिकली आप लोगों ने विंडोज तो देखी होगी, जब भी आप सिस्टम ऑपरेट करते हैं विंडो के बारे में आपको पता है, ठीक है, विंडो 10 या जो भी है। उसके बाद यूनिक्स एंड मैकोस क्या है, तो यूनिक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एंड मैकोस क्या है, बेसिकली एप्पल के मैक कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको कंप्यूटर में इस्तेमाल करने में मदद देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। एप्पल का जो होता है, एप्पल के जो मैक्स कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनमें ये मैकओएस का इस्तेमाल आता है। तो बेसिकली आर, और फिर आता है आर इज कंपैटिबल विद द बोर्ड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज, यूनिक्स एंड मैकओएस, वही सेम चीज आ गई कि बहुत ही कंपैटिबल रहता है बोर्ड रेंज की, क्योंकि ये इनके अंदर विंडोज, यूनिक्स, इन सब चीजों में ऑपरेट होता है, फोन में नहीं चलता, विंडो वगैरह में ये ऑपरेट इजिली हो जाता है। आप डाउनलोड करेंगे और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फ्री भी माना जाता है क्योंकि बाकी सारी जो टूल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो थोड़े पेड होते हैं, इसमें भी पैकेजेस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हो तो आपको कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल जाती है देखने को।
तो बेसिकली ये सब तो हमने समझ लिया कि आर का क्या फायदा है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, आर किसने डेवलप किया, आर के क्या यूजेस है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब आर को चलाना कैसे, अब हम ये समझने वाले हैं। तो यानी कि आर इंस्टॉलेशन कैसे होगा, आर को डाउनलोड कैसे करना है। तो बेसिकली आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां पे हो सकता है स्टेप किसी में 3-4 ऐसे अलग अलग दिखे, बट जो आपको इजी लगे आप वो वाला एग्जाम में लिख सकते हो। तो आर को इंस्टॉल करने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बेसिकली आर को इंस्टॉल करने से पहले आपको आर स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं समझाती हूँ आप लोगों को जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बेसिकली आर जो सॉफ्टवेयर है वो इजी कैलकुलेशंस के लिए ही बनाया गया है, एंड जो आर सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना है, देन आर स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको यूज कर पाएंगे। तो आर जो है बेसिकली आर द बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आर स्टूडियो विद आईडीआई। बेसिकली आर जो बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली उसके अंदर जो है आर स्टूडियो जो है बेसिकली इसकी खुद की आईडीई है। आईडीई क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आर स्टूडियो प्रोवाइड्स, अब ये क्या प्रोवाइड करता है, मोर कंपैटिबल इंटरफेरेंस देन आर बेस। ठीक है, बेसिकली आप ये सोचेंगे कि आर को इंस्टॉल करने के लिए आर स्टूडियो क्यों डाउनलोड करना है। तो बेसिकली आर स्टूडियो इसीलिए करना है क्योंकि जो आगे जो आपको मैं पैकेजेस बता रही हूँ, यानी कि काफी सारी चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर पाओगे इजीली, तो इसी चक्कर में आर स्टूडियो को भी आपको साथ में डाउनलोड करना होता है, तो आप चीजों को काफी इजीली जो है यूज कर पाते हो। तो इसीलिए हमें आर स्टूडियो भी डाउनलोड करना होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, कोडिंग, मैनेजिंग प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आर स्टूडियो के रिलेटेड होती हैं जब आप आर इंस्टॉल करते हैं। देन इसके अंदर मैंने यहाँ लिखा भी है, डू मेकिंग, कोडिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट वगैरह मैनेज हो जाते हैं, एंड विजुअल आउटपुट भी निकल के आ जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपके आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने की है। देन अंडरस्टैंडिंग आर स्टूडियो आईडीआई क्या है, तो आर स्टूडियो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर तो हमने समझ लिया, लेकिन आर स्टूडियो भी समझना जरूरी है। आर स्टूडियो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिकल, इट इज एन आईडीआई। आईडीआई अभी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल को कंप्यूट करने के लिए और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको इजी बनाने के लिए, या फिर हमारी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको विजुअलाइज करने के लिए आर स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है। देन आर स्टूडियो जो है बेसिकली विंडो में जब ओपन होता है तो उसके 4 फेस देखने को मिलते हैं, जो कि है सोर्स एडिटर पेन, कंसोल पेन, थर्ड वन इज एनवायरनमेंट पेन, एंड लास्ट आता है आपका आउटपुट पेन। ये चारों आपको समझ आ गए तो समझ लेना कि आपको आर स्टूडियो का इंटरफेरेंस जो होता है विंडो में जब ओपन होता है तो वो इस तरीके का 4 दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये 4 फेस समझ आ गए तो समझ लेना आर स्टूडियो एक्चुअल में समझ आ गया। तो सबसे पहले आता है सोर्स एडिटर पेन। क्या होता है, जैसे हमारी ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है उसको ये कंप्यूटर लैंग्वेज में अपनी ही कोडिंग में कन्वर्ट करके दे देता है। लेट सपोज हमें कुछ भी वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, या फिर कोई भी, जैसे कि हमें कोई भी पेंसिल है, पेन है, कुछ भी लिखना है, वट, तो हम जब लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कन्वर्जन करता है, तो उसे हम सोर्स एडिटर पेन कहते हैं। अभी इसमें 3 चार्ट अभी आपको आपकी बुक की पीडीएफ से समझाने हैं, फिर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ आएगा। नेक्स्ट आता है कंसोल पेन। क्या होता है, जब हमारा यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज हो जाती है, यानी आफ्टर कोडिंग, जब कोड होने के बाद वो शो करता है तो उसे हम कंसोल पेन ही कहते हैं। इन्वायरमेंट पेन में क्या होता है, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चीजों को एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। आउटपुट नाम से ही क्लियर है, रिजल्ट्स होता है। आउटपुट पेन मतलब डेटा को प्रेजेंट कर देना, ग्राफ है, कोई फाइल सेव करने में मदद करता है, फोटोज हो गई, ये सारी चीजों का जो आउटपुट निकालता है वो हमारा आउटपुट पेन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। तो आपको मैं पैकेजेस और लाइब्रेरी से समझाना चाहती हूँ, बहुत छोटे छोटे मतलब है इनके। पैकेजेस आप लोगों को पता ही है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, जब एक्चुअली क्या था कि पहले यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि यूट्यूब पे हम देखते थे कि हमारे सब्सक्राइबर्स के नेम नहीं आते थे, बट स्टिल अभी नेम वगैरह शो करने लग गए हैं। तो जिस तरीके से सब्सक्राइबर के नेम वगैरह जो रिसेंट होते हैं, जो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनके नाम वगैरह भी शो करता है और चैनल पे दिखाता रहता है कि हाँ इतने सब्सक्राइबर हैं। तो मैं देखती हूँ काफी सारे सब्सक्राइबर्स जो कि जिन्होंने एनईपी को फॉलो कर रखा है, नानक एजुकेशन पॉइंट को, उनके खुद के भी काफी सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 2000, 4000, 5000, हर किसी के अलग अलग है, और किसी के नहीं भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे जिस तरीके से उनके
सब्सक्राइबर्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो काफ़ी लंबा टॉपिक खींच दिया मैंने, बट आपको समझा रही हूँ मैं। तो होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग भी एडिटिंग वगैरह जानते हैं और आप थंबनेल बनाते होंगे, तो कैनवा के बारे में आपको ने पता ही होगा आपको। तो आप जब भी आप कैनवा का थंबनेल के लिए इस्तेमाल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, जो अच्छे आपको थंबनेल दिखते हैं, वो पेड होते हैं। तो यानी उसके भी अपने कुछ पैकेजेज़ हैं। वैसे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बट स्टिल काफ़ी अगर जो और आपको अच्छा तरीके का कंटेंट डालना है, तो आपको वो कुछ पेड भी होते हैं। तो इस तरीके के पैकेजेज़ होते हैं। तो आर के अंदर भी सेम वही सिनेरियो है कि इसके अपने कुछ पैकेजेज़ भी होते हैं। अगर आप और एडवांस तक जाते हो, तो उसमें पैकेजेज़ देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही गेम है या अदर ऐप, मैंने यहाँ पे लिखा है जिस तरीके से अदर ऐप या गेमिंग के जो जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो पेड होते हैं। तो उसी तरीके की जो लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल, अब ये क्या है बेसिकली, ये है आपके डेटा को इंपोर्ट करना फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल। स्प्रेडशीट क्या है, आपकी एक्सेल शीट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करना है, तो आप इजीली कर पाते हो, ठीक है। लेट सपोज अगर आपको एमएस वर्ड का भी पढ़ा हुआ है, अपने एक्सेल का भी पढ़ा हुआ है, टैली हो गया, यानी अगर आपको एक का डेटा दूसरे में डालना है, तो आप इजीली कर पाते हो। बट अगर मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपका जो डेटा है वो आप इंपोर्ट करना चाहते हो और आपके पीसी में एक्सेल शीट नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो आप कर सकते हो रीड एक्सेल या ओपन एक्सेल की मदद से आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेल। तो इस तरीके से ये भी मदद होती है। कमांड्स एंड सिंटेक्स क्या है, इसका मैं अभी आपको आपकी बुक से एक टेबल समझाने वाली हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हेलो है, आपने हेलो लिखा, तो वो किस तरीके की कमांड जो है आपको मतलब शो कर रहा है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ इस तरीके से दिखाई देगा, प्रॉपर इस फॉर्म में दिखेगा। अभी मैं टेबल समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। जैसे कि VARL, ठीक है, वन, फिर ये सिंबल बना रहा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। देन हेलो वर्ल्ड ऐसे आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये है आपका। फिर अभी टेबल आपको मैं समझाऊंगी, फंक्शन, फंक्शन रिटर्न आपका कैसे दिखता है, ठीक है। ये सारी चीजें बस एक बार ऑपरेटर समझ लो, उसके बाद टेबल टेबल आपको। अब आते हैं हम ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में आता है, हमारे 4 तरह के ऑपरेटर आपकी बुक में दिए गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज रिलेशनल, थर्ड वन इज लॉजिकल एंड फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये जो 4 ऑपरेटर्स आपको दिए गए हैं, ये सारी चीजें वैसे तो आपने ऑलरेडी क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज लेस देन मोर देन इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीजें क्या आपने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हैं। बट अगर आप आर स्टूडियो की बात करते हैं, यानी कि अगर आप आर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या होता है, जिसमें आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज की कैलकुलेशंस देखी जाती है, उसको आपने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का नाम दिया है। रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल यानी कि रिलेशन आप जब देखते हो किसी दो के बीच में, तो आप उसको रिलेशनल ऑपरेटर का नाम देते हैं। जैसे कि 6 और 10 है, इसमें से जो बड़ा होगा उसकी तरफ साइन होगा, जैसे 10 बड़ा है तो 10 की तरफ एरो हो जाएगा। फिर अगर 3 और 2 है तो 3 बड़ा है तो उसकी तरफ एरो हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या आपने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हैं। बट अगर आपकी बात होती है यहाँ पर, जो आपका सॉफ्टवेयर है आर का, उसमें ये ऑपरेटर के नाम से जाने जाते हैं, उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है कि लेस देन मोर देन होगा, रिलेशनल होगा, तो इस तरीके की चीजें होंगी जिसमें लेस देन मोर देन और इक्वल टू के साइन आपको देखने को मिलते हैं। लॉजिकल में क्या आता है, लॉजिकल में आता है आपकी जो जो भी चीज है वो सैटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि वो सही है या फिर गलत है, वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। लेट सपोज कि हमने कोई भी कंप्यूटर को, पीसी को कुछ भी हमने कमांड दी है, ठीक है, कुछ भी इनपुट दिया है। इनपुट किस तरीके से कि कुछ भी लिखा है हमने और उसका आंसर जो है वो अपने फॉर्म में देगा, तो वो बताएगा सही है या फिर गलत है, ठीक है। असाइनमेंट में आता है आपका, ये आपको समझना है किस तरीके से है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है आपका लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू। तो आपको बस ये समझना है, जैसे ये आपकी सेम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, यही वाला एग्जांपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से। तो आपको लेफ्ट और राइट असाइनमेंट समझना है। एक होता है लेफ्ट असाइनमेंट, एक होता है राइट, एक होता है सिंपल असाइनमेंट। देखो सिंपल पहले समझ लो, फिर लेफ्ट और राइट समझ लेना। तो सिंपल में कुछ नहीं होता, x इज इक्वल टू 10, ये यानी कि आपके वेरिएबल और जो आपका कांस्टेंट है वो दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो उसको असाइनमेंट का नाम दे दिया गया है। बस लेस देन और मोर देन आपको यहाँ पे समझना है। तो बेसिकली क्या है कि सिंपल असाइनमेंट इक्वल टू का साइन शो करता है, जैसे x इज इक्वल टू 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू। तो सिंपल असाइनमेंट में आपको ये समझ आ गया। अब समझते हैं लेफ्ट असाइनमेंट एंड राइट असाइनमेंट। तो आप देखोगे कि x के राइट हैंड साइड में 10 लिखा पड़ा है और राइट में क्या है, राइट मतलब राइट बोले तो ये, ठीक है।
तो यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो आप जिस साइड भी आप अपने हैंड से इसको समझ सकते हो। आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो आपका मेरा जो राइट है वो ये है, तो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट ये हो गया। तो इस तरीके से चीजें जो है वो शो करती हैं इसी के अंदर, असाइनमेंट के अंदर। लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखा जाएगा, राइट है तो राइट लिखा जाएगा, और सिंपल में नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से 2-3 टेबल हैं जो आपकी बुक से समझना है, उसके बाद कंप्लीटली समझ आ जाएगा आपको ये चैप्टर, और अच्छे से इसको पढ़ते रहें। नोट्स वगैरह का मैं बता देती हूँ फिर से, अगर आपको नोट्स नहीं बाय करने हमसे तो आप मत कीजिए, बट मैं आपको फिर से बोलूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बैक आ रही है, बार बार आ रही है। स्टैटिस्टिक में उठा के देखो, 2 बार री आ गई है, अभी का रिजल्ट काफी चेक करा है, 90% बच्चों की दोबारा से स्टैट्स में बैक आ गई। तो सोचो, जब स्टैटिस्टिक में पकड़ नहीं है तो इसमें भी आ सकती है, या फिर किसी अनदर सब्जेक्ट में अगर आपकी बार बार आ रही है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लो, क्योंकि इस बार अगर आपकी बैक आती है तो आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, और इस साल जो अभी बच्चों की बैक आई है उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्यों रिस्क लेना? अगर आपको नोट्स किसी से बाय नहीं करने, आप किसी चैनल के किसी भी पर्सन से बाय ना करें, लेकिन खुद बनाएं अगर आपके पास टाइम है तो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं हम खर्चा क्यों करें। देखो, बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है, बैक आने से अच्छा है कि हम पढ़ लें, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप खुद भी बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना, आप खुद से बनाएं, लेकिन जरूर बनाएं। यही छोटे छोटे नोट्स ही आपके एग्जाम में काम आते हैं और आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर करवाते हैं, और आप री से बचते हो। दोबारा पेपर देना आसान नहीं होता, बाकी आपकी मर्जी है। आप पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वन शॉट कंप्लीट कराएं जल्द से जल्द। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब तो हमने पूरा का पूरा जो है मैंने आपको कॉपी पे लिखकर अच्छे से समझाया था। देखो, यही सारी शॉर्ट चीजें मैंने आप लोगों को कॉपी पे लिखकर बताई थी, बाकी आप इसको खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। बट हमें जो मेन चार्ट समझना है वो हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा ये आर इंस्टॉलेशन का दोबारा से बताती हूँ, इसमें प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो, अब लिखा भी है, टू बिगिन विद आर स्टूडेंट नीड्स टू इंस्टॉल बोथ आर एंड द बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर स्टूडियो विद एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट मेक्स वर्किंग विद आर मच इजियर। यानी कि आर को इजी बनाने के लिए आर स्टूडियो का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ आर एंड आर स्टूडियो फॉर आर, स्टेप 1, गो टू क्रैन। क्रैन का फुल फॉर्म आपके सामने है, कंप्रेहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, ठीक है। तो ये दिया गया है। जैसे आप देखेंगे इस तरीके का कुछ इंटरफेरेंस आपको सामने देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैकओएस लिखा है, विंडो लिखा है, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये है स्टेप नंबर 2। क्या है? चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है, जो कि विंडो है, मैकओएस है और लिनक्स है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेरेंस आपको सामने दिखेगा। नेक्स्ट आता है डाउनलोड एंड रन द इंस्टॉलर, ठीक है। फिर आर इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि फाइल, एडिट, व्यू, ठीक है, पैकेजेस, इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देती हैं। और ये दिखाना मुझे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आपके लिए नया है, तो आपको इजीली समझ आएगा। फॉर आर स्टूडियो इंस्टॉल आर एंड इंस्टॉल आर स्टूडियो, दोनों पे डाउनलोड नीचे लिखा हुआ है, दोनों को डाउनलोड करना होगा। चूज द फ्री वर्जन, आपको फ्री वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद भी इसको इंस्टॉल करके देख सकते हो। वेलकम आर स्टूडियो सेटअप यहाँ इस तरीके से होगा। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और आगे बढ़ते रहो। फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रॉम्प्ट्स होंगे, फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके आगे बढ़ जाना है। देन आर स्टूडियो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको इतना सब कुछ ये पेपर में बनाना नहीं है, मतलब कि जैसे इंटरफेरेंस आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसा कुछ वहां पे लिखना नहीं है, बस आपको मेन मेन स्टेप याद करने हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी क्योंकि नया सब्जेक्ट है ये आप लोगों के लिए, तो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे लेट सपोज आपका ये है, ठीक है, स्टेप यहाँ से चालू है, तो आप स्टेप कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस यहाँ से लेकर, मैं थोड़ा मार्क कर रही हूँ, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना है स्टेप, और ये सब बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसको बंद कर दूं मैं, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये स्टेप 2 आ गया, ठीक है। तो स्टेप, बस आपको सिर्फ स्टेप स्टेप लिखना है, जितना लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। तो बस आपको ये इसी तरीके के स्टेप ही लिखने हैं जितने यहाँ दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे अंदर की जो ये जो आपका इंटरफेरेंस खुल रहा है इस तरीके से वहां पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। बाकी ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को समझा ही दी हैं, और ये इस तरीके का दिखता है। पैकेजेस वगैरह आप देख सकते हो, पैकेजेस भी मैंने आपको समझा दिया था। जैसे हियर यू हैव डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस मींस यू हैव इंस्टॉल बेस आर सॉफ्टवेयर कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। काफी सारे फंक्शन है दैट
यू विल यूज फ्रीक्वेंटली यूज कर पाओगे, जैसे कि आपको मीन वगैरह कैलकुलेट करना है, हिस्टोग्राम हो गया या फिर अदर कोई चीज है, तो आप पैकेजेस वगैरह यहाँ पे देख पाओगे। लाइब्रेरीज में आता है आप लोगों की, दिस इज द packages are stored in your computer in R, import a package into your workspace, you use the function library making the packages function and data set available for use, कि आपको data set भी available हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ये सब था, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दी हैं। कमांड एंड सिंटेक्स भी बताया था, हेलो का ही मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इस तरीके से लिखा रहेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे की तरफ, जो कि मुझे समझाना है। ये आपके हैं आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, जिसको आप चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाते हो। देखो बेसिकली क्या है, जब हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो होता क्या है कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स टू गिव वैलिड वेरिएबल्स नेम्स हैं, जो कि आर में डिस्कस किए गए हैं। अ वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर ए टू जेड, कैपिटल, स्मॉल, डिजिट 0 to 9 एंड द डॉट और अंडरस्कोर, बट कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स नेम होते हैं, और ये रूल्स बिना पढ़े आपको बॉक्स नीचे वाला समझ नहीं आएगा, इसलिए ये समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स नेम होते हैं जिसमें कैपिटल लेटर ए टू जेड एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड होते हैं, 0 to 9 भी हो सकता है, डॉट एंड अंडरस्कोर होता है, बट कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, डॉट हो गया, अंडरस्कोर हो गया, लेकिन ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आर इज अ केस सेंसिटिव वर्ड एंड वॉर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स इन आर कैनॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, यानी कि जो हमारा रिजर्व कीवर्ड होता है इन आर के अंदर, कैनॉट बी यूज, आप यूज नहीं कर सकते उसको वेरिएबल नेम के तौर पे। एनी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉट इज नॉट अलाउड, कोई भी स्पेशल करेक्टर आपका अंडरस्कोर और डॉट को हटा करके यहाँ पे वैलिड नहीं है। वेरिएबल्स नेम स्टार्टिंग विद डॉट आर अलाउड, मतलब आपके जो वेरिएबल्स नेम हैं जो कि आपके डॉट से स्टार्ट होते हैं वो तो अलाउड है, बट दे should not be followed by a number. It is not advised to use dot as starting character, यानी कि आप डॉट को एक तरीके का, it is not advised, एडवाइज नहीं किया जाता कि आप डॉट को स्टार्टिंग करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर्स हैं जो कि कुछ वैलिड है और कुछ अनवैलिड है, तो वो समझ लेते हैं एक बारी। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है आइडेंटिफायर में एज लिखा है, ये बिल्कुल वैलिड है। रीजन क्या है वैलिड होने का, क्योंकि ये कंसिस्ट कर रहा है ओनली लेटर, इसमें सिर्फ लेटर आ रहे हैं, तो यानी कि ये वैलिड है। टोटल सेल यानी टोटल अंडरस्कोर सेल, तो यानी कि ये भी वैलिड है क्योंकि कंटेन लेटर भी है इसके अंदर और अंडरस्कोर भी है जो कि अलाउड है। स्टूडेंट डॉट नेम है, ये भी वैलिड है क्योंकि कंटेन लेटर एंड अ डॉट विच इज अलाउड। फर्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट है, ये इनवैलिड है क्योंकि कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, क्योंकि अभी आपको बताया कि नंबर से कुछ भी स्टार्ट नहीं होने वाला आर के अंदर, तो ये इनवैलिड है। माई हाइफन वॉर, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि हाइफन आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स नेम में अलाउड नहीं होता। इफ लिखा है वो भी इनवैलिड है क्योंकि इफ इज अ रिजर्व कीवर्ड इन आर, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है आर के अंदर। ट्रू जो है वो भी इनवैलिड ही है क्योंकि ट्रू इज अ रिजर्व लॉजिकल कांस्टेंट इन आर। डॉट हिडन अंडरस्कोर वेरिएबल, तो वैलिड है क्योंकि स्टार्ट है डॉट के साथ, विच इज अलाउड इफ नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, नंबर से नहीं होना चाहिए, डॉट से स्टार्टअप हो सकता है। डॉट 1 2 3 वेरिएबल ये कि इनवैलिड है, कैनॉट स्टार्ट विद अ डॉट फॉलोड बाय अ नंबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है। तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो और बता देती हूँ, जैसे यहाँ नीचे दिया गया टोटल परसेंटेज वैल्यू, ये भी इनवैलिड है क्योंकि स्पेशल करेक्टर लाइक परसेंटेज आर नॉट अलाउड। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। कीवर्ड्स वगैरह, अब एक और बॉक्स आपको समझना है जो कि रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आता है, लॉजिकल कांस्टेंट आता है, स्पेशल कांस्टेंट आता है, डेटा टाइप आता है, स्पेशल सिंबल्स आते हैं। तो देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, रिपीट, ब्रेक, नेक्स्ट, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि ऊपर वाले में इस्तेमाल हुए हैं। फंक्शन, फंक्शन रिटर्न है, यानी फंक्शन लिखा है तो रिटर्न लिखा तो समझ जाना वही फंक्शन की बात कर रहा है। लॉजिकल कांस्टेंट में ट्रू या फॉल्स या फिर नॉट एप्लीकेबल है तो मतलब समझ जाना वो लॉजिकल कांस्टेंट है। स्पेशल में आता है नल वगैरह, फाइट, जैसे कि उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, नन है, इस तरीके से। डेटा टाइप में आता है एनए अंडरस्कोर इंटीजर, एनए अंडरस्कोर रियल, एनए अंडरस्कोर कम्प्लेक्स, एनए अंडरस्कोर करेक्टर। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है डेटा टाइप में, जैसे सी, सी प्लस वगैरह ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं डेटा के टाइप जो होते हैं इन आर में कौन कौन से होते हैं। तो न्यूमेरिक होता है, इंटीजर है, करेक्टर है, लॉजिकल है, कम्प्लेक्स है, फैक्टर है, रॉ है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले आता है आपका न्यूमरिक, न्यूमरिक मतलब नंबर, स्टोर नंबर विद और विदाउट डेसिमल, यानी कि एक तो विद है डेसिमल और एक विदाउट है, ठीक है। विद में आता है आपका जैसे कि विदाउट डेसिमल 3, 4, 5 ऐसे, विदाउट जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ अच्छे से कि आपका बिना डेसिमल के और डेसिमल के साथ, तो 3, 3.14 दो एग्जांपल है, ठीक है। इंटीजर में आता है स्टोर होल नंबर, आपके होल नंबर होते हैं, उसके बाद जैसे होता है हर नंबर के पीछे एल लगा रहेगा, एल हमारा सफिक्स काउंट होगा, एफ एल 5 लाख को एल को सफिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर 9L है तो एल सफिक्स है। करेक्टर में आता है होल टेक्स्ट और स्ट्रिंग डेटा, जैसे हेलो या कोई भी वर्ड हो गया। लॉजिकल में आता है जैसे वैल्यूज आती है ट्रू या फॉल्स की। कम्प्लेक्स में क्या आता है, जैसे लिखते कैसे है 2+3 आए, ठीक है, 7+6 आए, ऐसे स्टोर कम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा जाता है। फैक्टर में आता है आपका जेंडर वगैरह, मेल है फीमेल है, ये सारे आपके फैक्टर्स में आते हैं। रॉ में क्या आता है, स्टोर रो बाइट्स ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारा स्टोर करता है रो बाइट्स ऑफ डेटा को, मोस्टली यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी। ऑपरेटर तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, बाकी ये यहाँ पे दिया गया ऑपरेटर्स जैसे किस तरीके से, तो वैसे मैंने आपको कॉपी में समझा दिया है। और एडिशन जैसे आप लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 5+3 8 हो गया। सब्ट्रैक्शन में आप देखते होगी जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइनस का साइन दिया हुआ है, 5 मार्च एग्जाम्पल है तो इस तरीके से है, 2 हो गया। मार्च में आपका ये तीसरा कंसीडर होता है ना, तो 5 - 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। और मल्टीप्लीकेशन में आपका 5 × 3 यानी कि 15 हो गया। डिवीजन 5 फैब है, ठीक है, तो आप इंटू वगैरह सॉरी डिवाइड देंगे, 5 को डिवाइड देंगे आप यहाँ पे 2 से, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन निकल के आता है। तो इस तरीके से हैं, आपको चीजें पकड़नी है। और एक्सपोनेंशन होता है, जैसे कि आपका सिंबल आपके ऊपर दिया गया। मॉडुलस रिमाइंडर हो गया, परसेंटेज 2 परसेंटेज है, इंटीजर डिवीजन है, तो इस तरीके से मतलब रिजल्ट्स आपको पता ही है, बस आपको कमांड देनी है तो ये निकाल देता है। रिलेशनल भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, इक्वल टू वाला पढ़ाया था आपको, ये भी थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं ताकि आपके कोई चीज रह ना जाए। इक्वल टू में आपको पता है 5 = 3 फॉल्स है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू के साइंस आपके दे रखे हैं। ग्रेटर देन का ये वाला होता है, लेस देन का ये वाला, मैं आपको समझाती थी। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारी चीजें जिन्होंने मैथ्स ले रखी थी क्लास 11th में उनको ये अच्छे से चीजें पता होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लेस देन और इक्वल टू के साइंस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, थोड़ा सा नीचे चलती हूँ मैं, यही वाला एग्जांपल मैंने आपको जो है समझा दिया था। एक मिनट, लेफ्ट असाइनमेंट, राइट असाइनमेंट एंड सिंपल असाइनमेंट, यही एग्जांपल्स थे। आप अपने हैंड से भी इसको चेक कर सकते हैं। लेफ्ट वाला का उल्टा होता है, ठीक है, लेफ्ट मतलब उल्टा है, उल्टी साइड पे लिखा रहेगा। राइट का जो है आपका जो राइट है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है, एक्स के राइट में, एक्स के राइट में देखना है आपको, ठीक है, ठीक है, वो देखोगे। और सिंपल में तो आपको इक्वेशन मैंने बता दी थी, ठीक है। देन ये थोड़ा सा फंक्शन भी समझ लेते हैं। फंक्शंस में, फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है वैसे आई गेस, बस इन आर यूजर डिफाइंड फंक्शन इनेबल यू टू क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क होते हैं। फंक्शन जो होते हैं बेसिकली आर एक्सेप्शनली यूजफुल इन बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है फंक्शन का फॉर ऑटोमेटिक रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे परफॉर्मिंग कस्टम कैलकुलेशन हो गया आपका, डोमेन स्पेसिफिक लॉजिक्स हो गया, उनमें इसका इस्तेमाल होता है फंक्शंस का। इस तरीके से कुछ इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। डिफाइन द फंक्शन, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ठीक है, तो आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉफिट मार्जिन हो गया फंक्शन। आपको एग्जाम्पल तो समझा रही हूँ मैं। कैलकुलेट, अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, तो आप नीचे बस ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसको नीचे सॉल्व किया गया है। जैसे रेवेन्यू आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है, 5000, कॉस्ट आपकी 3000 है, मार्जिन प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से है, जो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना 40% का है। तो इस तरीके से आपकी कुछ चीजें थी जो मैंने काफी अच्छी डिटेल में कराई हैं, और जितना हो सकता था मैंने कराया है। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेसन के साथ, लेसन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।